हेलो, बैठो बैठो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे तबीयत? ठीक है? हो गया आरएस प्री में? किस किस का हुआ सिलेक्शन आरएस प्री में? मेरा तो नहीं हुआ ना। मेरा होना ही नहीं था। मैंने तो पहले बोला था कि नहीं आएगा। नंबर नहीं आए अभी। नंबर नहीं आए अभी। लेकिन अपन तो खाली पेपर देने गए थे। देखो, तैयारी करते तो हो जाता। 71 नंबर ही गई कट ऑफ ओबीसी जनरल। 200 में से 71 नंबर आएंगे। 60 नंबर आएंगे। 60 62 से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या करंट वरंट बिल्कुल इजी था, लेकिन जो पढ़ा ही नहीं तो कि मैच किसका कहाँ हुआ तो अपन पढ़ते तो पता रहता। तो ऐसे कोई तैयारी करे तो हो सकता। सबको देना, अगली बार सब लोग देना पेपर। पेपर तो देना। पेपर देने से ही अनुभव होता है। देखो, पेपर देते हैं तो क्या सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ। मैं सब पेपर देने जाता हूँ। मेरा करौली सेंटर आया था एक बार, मुझे पता है, मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा, फिर भी पेपर देने गया करौली। 10,000 का खर्चा आता है उसमें। तो फॉर्म भरो, पेपर देख के आओ, चाहे कोई सा भी है। उससे क्या पेपर वाले माहौल में रहने की फीलिंग आती। अब वहां बैठते हो, पेपर को कैसे लिखना है, पूरा कर पाया नहीं कर पाया, कैसे क्वेश्चन आए, क्या दिमाग लगाया, कैसे तुक्का लगाया, सही हुआ नहीं हुआ, तो वो एक अनुभव काम आता है आने वाले टाइम। तो ऐसे मैंने अंडरस्टैंड पेपर दे रखे, एक भी नहीं छोड़ा अब तक, सारे पेपर दिए। ठीक है। यूपीएससी के देता था रेगुलर। तो 2 3 साल तक तो मैंने आईएएस का भी दिया। फिर मैंने कुछ सोचा रहा ऐसे अटेम्प्ट खत्म हो रहे, अब नहीं देते। फिर 3 बार, 2 या 3 बार दिया था मैंने ऐसे। तो दिया करो, पेपर तो दो। एग्जाम में बैठे हो, कोई क्वेश्चन आ गया, उसको पढ़ते रहो कम से कम ध्यान से। सोच तो रहो, दिमाग तो लगा रहो। इतना दिमाग कभी लगा ही नहीं पहले जो उतना लगा रहो। तो उससे क्या सीखने को मिलता है चीजें, समझे? फायदा मिलता है उसका। कल हमने पढ़ा था बैंगन। बैंगन में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। बैंगन में भूरापन बोलो, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। भूरापन किसके कारण होता है? बोलो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, पीपीओ। बैंगन में मुख्य बीमारी है, बोलो लिटिल लीफ। लिटिल लीफ माइकोप्लाज्मा फैलाता है। लीफ हॉपर, बोलो लीफ हॉपर। लीफ हॉपर को बोलते हैं सिस्टियस फाइसिटिस। इसमें एक बीमारी और होती है, बोलो फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट, क्या बात है, वो भी किससे होता है? कवक से ही होता है। एक इसके अंदर कीट लगता है, बोलो शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट और फ्रूट बोरर को बोलते हैं ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। इपिलेक्ना बीटल। इसकी किस्में हमने पढ़ी थी, बोलो गोल फल वाली। नहीं, बोलो लंबे फल वाली। लंबे फल में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, तुम वो जो है कि सम्राट के विरोध में, सम्राट के विरोध में अनुपम ने क्रांति की, तब आजादी मिली। तो पंच सम्राट, पूसा अनुपम, पूसा क्रांति, आजाद क्रांति। इसके अलावा बोलो नवनीत ने ऋतु को अनमोल बिंदी गिफ्ट की। अर्का नवनीत, पंत ऋतुराज, पूसा अनमोल, पूसा बिंदु। बिंदी होती गोल गोल, तो उसके फल भी होते हैं गोल। गोल मतलब कंपेरेटिवली गोल। सम्राट, सम्राट के लंबे फल। और ऋतुराज, पंत ऋतुराज, आर आर ऋतुराज राउंड। अब तो याद हो ही जाना चाहिए था। कुछ कुछ फायदा हो रहा है तुम्हें? गुड। बोलो अन्ना मलाई एफिड प्रतिरोधी। बोलो एफिड रेजिस्टेंट। अन्ना मलाई एफिड प्रतिरोधी। मंजरी गोटा, अर्काशील, लिटिल लीफ रेजिस्टेंट। बाकी आपको खुद को पढ़ना है आगे। अब हमने कल स्टार्ट कर लिया था भिंडी। भिंडी के अंदर हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे। अब आपको उसमें लिखना है बीटी भिंडी। देखो, जैसे जैसे बीटी बैंगन था ना, वैसे बीटी भिंडी भी। बीटी भिंडी किसने बनाया?
बीटी भिंडी भी माइको कंपनी द्वारा विकसित। माइको कंपनी, माइको कंपनी, बीटी भिंडी भी माइको कंपनी ने बनाई। इसमें भी जो जीन डाला है उस जीन का नाम क्या है? क्राई 1SC। ये सेम जीन इसमें भी डाल रखा है। इसमें भी तना और फल छेदक, तना व फल छेदक प्रतिरोधी, तना और फल छेदक प्रतिरोधी। मतलब इसमें भी तना और फल छेदक नहीं लगता, उसमें भी तना और फल छेदक नहीं लगता है। ठीक है, ओके। तना और फल छेदक प्रतिरोधी। अब चलो आगे। तो बीटी यानी बेसिलस तुरंजिएंसिस वाली भिंडी, उसमें भी ये कीट प्रतिरोधी। ठीक है, और बीटी बैंगन में भी तना और फल छेदक, लेकिन ये दोनों तना और फल छेदक है, अलग अलग है। उसमें ल्यूसिनोडस और बोनेलिस है और ये अलग कीट। आगे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ो। अब आपको पता है क्या लिखना है? लिखो उत्पादन। टॉपिक डालो उसी में, उत्पादन। देखो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भिंडी होती भारत। तो पहली लाइन लिखो, विश्व में सर्वाधिक भिंडी उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत। दुनिया भर की 70% भिंडी अपने यही होती। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत। भारत में सर्वाधिक उत्पादन लिखो, फिर भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर लिखो, अब क्या लिखना पता? भारत से जितनी भी सब्जियां निर्यात होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा होता है प्याज। लिखो, भारत से, भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जियां, भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली, की जाने वाली सब्जियां, भारत से सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जियां जो है गाइस, उसके अंदर पहले नंबर पे है प्याज, सेकंड नंबर पे है भिंडी। प्याज के बाद में आपको लिखना है भिंडी। तो पहले नंबर पे प्याज, सेकंड नंबर पे है भिंडी। तो प्याज ज्यादा निर्यात और सेकंड नंबर पे है भिंडी। ठीक है, भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जियों में पहले नंबर पे प्याज, दूसरे नंबर पे है भिंडी। याद रह जाएगा, अभी एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में कि भारत से फ्रेश वेजिटेबल में सबसे ज्यादा क्या निर्यात होता है? प्याज। मतलब भारत से जितनी भी सब्जियां जा रही है 60% तो अकेला प्याज जा रहा है। क्या जा रहा है? अब नीचे लिखो, निर्यात हेतु भिंडी, भिंडी का आकार या लंबाई। निर्यात हेतु, निर्यात हेतु, निर्यात हेतु भिंडी की लंबाई लिख लो, भिंडी की लंबाई या भिंडी का आकार। निर्यात हेतु भिंडी की जो लंबाई अच्छी है वो है 6 से 8 सेंटीमीटर। छोटी भिंडियां ज्यादा पसंद की जाती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, राष्ट्रीय बाजार में। आप लोग भी भिंडी लेने जाते हो, छोटी भिंडी तो लाते हो। 6 से 8 सेंटीमीटर किसको बोलते हैं? 1 फीट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। आधे फीट का मतलब ये पेन, इस पेन के अंदर 6 इंच होता है। इस पेन आधे फीट में 6 इंच होते हैं, तो उधर 15 सेंटीमीटर होते हैं 6 इंच में। तो इसकी आधी छोटी छोटी भिंडियां, तो छोटी भिंडियां पसंद करते हैं अपने भी। तो जो छोटी भिंडी होती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा पसंद की जाती है। तो इस उत्पादन में दुनिया में सबसे ज्यादा भिंडी किधर? भारत में सबसे ज्यादा। और भारत में सब, जो भी भारत से निर्यात हो रही है उसमें पहले नंबर पे प्याज, सेकंड नंबर पे ये। और कौन सी भिंडी निर्यात हो रही है? गुड। अब लिखो आगे इसके, जलवायु। जलवायु, जलवायु हमने पहले पढ़ा था, उसी को वापस हम आज मॉडिफाइड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप तो कक्षा ले रहे हैं, कक्षा लग रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, यूं बोल रहा है कैसा लग रहा है? मेरे भाई का हो गया है, सुनील का हुआ है, मेरे उसके चक्कर में पेपर देने गया था मैं,
तो उसका प्री में हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात है। उसके नंबर भी 100 आ रहे थे लगभग, 90 के आसपास, 90 से 100 के बीच में। और कट ऑफ कितने गई है? 71। पढ़ने से नंबर आ जाते हैं 71, कोई खास बात नहीं। अगर तुम 6 महीने बढ़िया तुम खुद ही कर लो तैयारी तो भी आरएस प्री में सिलेक्शन हो जाए। अब मेंस में तो अपन सबसे किंग है, लेकिन प्री में हो तब। प्री में अगर अब मैं 2-3 महीने तैयारी, लेकिन उसके बाद क्या ये भी तो मुझे पता है। जैसे आप आरएस बन गए कल, तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता, पहला बात तो आपके गृह जिले में नौकरी नहीं मिलती आरएस को, फर्स्ट। सेकंड, हर 2 महीने में ट्रांसफर, हर 2 महीने में आरएस का ट्रांसफर होता है। आज यहाँ, आज वहां, आज यहाँ, राजनीतिक दबाव, काम का दबाव, ये दबाव वो दबाव, वो है। तो आप अगर पहले से अच्छी जगह पढ़ा रहे हो, पैसे कमा रहे हो दबा के, दबा के मतलब किसी और की बात कर, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सब ओ इन जनरल। तो कोई आदमी जब पहले ठीक कर रहा तो फिर उसमें आरएस बनने का सपना कब हो? जब मैं आज के 15 साल बाद आरएस बन जाऊं तो ठीक रहे। तो उस समय तक अपने आप को बनाए रखना लेवल में मायने रखता। आप 15 साल बाद की प्लान लेके चलो, 10 साल बाद आरएस बन जाए, टीचिंग में इतने खड़े रहने की ताकत कम हो जाएगी। 40-45 साल के, 45 साल के हो जाएंगे या फिर 35 प्लस हो जाएंगे। उस समय आदमी एक पे पैसे कमा लिए ठीक ठीक, और 35 साल से ऊपर हो गया, अब अपनी इंडस्ट्री छोड़ेंगे, समाज सेवा करेंगे, तब आरएस बन जाओ, सही नहीं? लेकिन उस समय तक अपने आप को सेट रखना, पढ़ते रहना, चीजों को मेंटेन रखना, दिमाग को उस लेवल तक रखना, सही नहीं? तो बात बने तो फिर 40-45 साल तो ये उम्र भी ठीक रहेगी, उसके बाद में समाज सेवा करनी, सही नहीं? तब तो मजा आए जिंदगी में। और नहीं तो फिर अभी है जहां भी तो कहीं ठीक है। तो सबकी सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। देखो आप ऐसा नहीं कर सकते भी किसी का सिलेक्शन किसी एग्जाम में हो गया तो वो ज्यादा होशियार है, किसी का नहीं हुआ तो कम होशियार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही नहीं? ऐसा आगे बढ़ो। अब लिखो जलवायु। मैं कोई पश्चाताप नहीं है मुझे इस बात का 1% भी। क्लाइमेट, क्लाइमेट में लिखो अब, अच्छी बात है। जलवायु, देखो जलवायु में भिंडी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, भिंडी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसी को रिवीजन करवा रहा हूं वापस। मतलब भिंडी की जो बढ़वार काल होती है, मतलब जब भिंडी शुरू में लगाई आपने, अब ग्रोथ कर रही है, अपने प्लांट को बड़ा कर रही, तो उस समय गर्म माहौल चाहिए। कैसा चाहिए? गर्म, और नमी भी ज्यादा चाहिए, मतलब तापमान ज्यादा चाहिए और आर्द्रता भी ज्यादा चाहिए, और कुछ लंबे समय तक चाहिए, लगभग 1.5 महीने 2 महीने तक। तो भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए? एक तरीके से लंबा या लॉन्ग डे टाइप होना चाहिए, लॉन्ग डे टाइप, हॉट यानी गर्म होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? नम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कई बार, कहीं पहले भी आ गया आईसीआर वगैरह के अंदर। बोलो लंबा, गर्म, नम। भिंडी का बढ़वार काल कैसा होना चाहिए? बोलो लंबा, गर्म, नम, लॉन्ग, वार्म एंड ह्यूमिड, सही नहीं? ये तो रही एक बात। अब है दूसरी बात। अब भिंडी की खेती के लिए पहले अंकुरण लिख लो, भिंडी का अंकुरण। भिंडी का अच्छा अंकुरण कब होगा? जब तापमान 25 से 35 रहेगा। कितना रहेगा? अगर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान, तो उस समय अच्छा अंकुरण होता है। सबसे ज्यादा अंकुरण होता है वो होता है 35 डिग्री पे। तो सर्वाधिक अंकुरण किस पे होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड में। और रेंज पूछेंगे तो कितनी है वो? 25 से 35। समझ रहे हो? ये पढ़ा हुआ पहले, इसलिए लिख सकते हैं आप लोग। अब अंकुरण बंद हो जाएगा, अंकुरण, अंकुरण बंद हो जाएगा अगर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया या 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, तो अंकुरण बिल्कुल ही बंद है। तो अंकुरण हो जाएगा बंद अगर तापमान 20 से कम या 42 से ऊपर हुआ तो। सही नहीं? अब कोई पूछे कि भिंडी की सामान्य वृद्धि या खेती के लिए कितना तापमान चाहिए, बताओ देख। अरे बताओ भैया, सामान्य वृद्धि या भिंडी की अच्छी खेती हेतु क्या चाहिए माहौल? 25 से 30 या 24 से 28। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया पिछली बार, ध्यान रख लेना। फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है प्रथम श्रेणी।
कि अच्छी वृद्धि के लिए तापमान चाहिए 25 से 35, सॉरी 25 से 35, 25 से 30 या 24 से 28, सही नहीं? तो बात ऐसी है कि भिंडी को हम 2 ऋतुओं में बोते हैं, मेनली 2, एक ऋतु है मेन तो, और एक है अन्य ऋतु। बताओ कौन कौन सी? हाँ, तो भिंडी की जो खेती होती है या फिर बुआई को बोलते हैं सोइंग, क्या बोलते हैं? तो भिंडी की जो बुआई होती है स्टूडेंट्स, तो वो एक तो इसकी मुख्य सीजन है जिसको क्या बोलते हैं अपन? वर्षा ऋतु। क्या बोलते हैं? जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, वर्षाकालीन, जिसको खरीफ भी कह सकते हैं, खरीफ वाली भिंडी। और एक होती है ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी में जो बोते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बोने वाली जो भिंडी है, इसको हम लोग बोलते क्या है पता है? जायद वाली भिंडी, जायद वाली भिंडी, ठीक है, समर सीजन वाली। तो जो वर्षा ऋतु वाली भिंडी, उसकी बीज दर तो होती है 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टर, और इसकी होती है 18 से 20 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टर। तो ये पर हेक्टर है बीज दर, ये आपको रखनी है ध्यान में। 8 तो भिंडी की बीज दर आज दिन तक सबसे ज्यादा पूछी गई है, तो भिंडी की बीज दर सर्वाधिक पूछी जाती है परीक्षा के अंदर, ठीक है। ओके, ये जो भी मैटर लिखा हो बोर्ड पे, ये कोई छोटी चीज है क्या? फिर बोलो, भिंडी का बढ़वार काल लॉन्ग वार्म एंड ह्यूमिड, बोलो लंबा गर्म नम। भिंडी के अंकुरण के लिए तापमान, अच्छा अंकुरण बंद कब होगा? और अच्छी खेती के लिए तापमान, देखो मेन ऋतु है ये इसकी, तो बारिश वाली इसकी मेन ऋतु रहती है, तो उसमें बीज दर हमेशा कम ही लगती है। पौधे वृद्धि अच्छी करते हैं, तो पौधों को हम दूर दूर लगाते हैं, इसमें पौधों को पास पास लगाते हैं, तो बीज दर ज्यादा अच्छी होती है, और अंकुरण भी जो है कम होता है इस टाइम। तो ये बीज दर आपको ध्यान रह जाएगी क्या? बारिश वाली में बारिश हो रही है तो अंकुरण भी अच्छा हो रहा है, सब ठीक है। इधर गर्मी पड़ रही है तो अंकुरण कम हो रहा है, पौधे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है बीज दर डबल चाहिए, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ो। अब इसके नीचे आप लिखो, इसी में लिखना, जलवायु में ही लिख लो। जलवायु में एक बिंदु लिखो, दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निस दिवस निष्प्रभावी पौधा, दिवस निष्प्रभावी। फिर लिखना इसमें बहुधा पर परागण होता है, बहुधा, बहुधा पर परागण, बहुधा पर परागण को बोलते हैं ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। दिवस निष्प्रभावी एंड बहुधा पर परागण। चले आगे। अब लिखो उन्नत किस्में, टॉपिक डालो उन्नत किस्में, इंप्रूव्ड वेराइटीज। टॉपिक डालो कि पीजी वाले तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं हमेशा, उधर बैठेंगे तो माथे बैठ जाएंगे। ये भी पीजी वाले उधर साइड, पीजी वाले थोड़ी है ये, उधर पीजी वाले 12th वाले। चलो आगे लिखो, कुलदीप बोस पढ़ा रहे तो सीनियर बैच ही होगा कोई। लिखो इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में लिखो, इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। अब ये टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट चालू हो रहा और ज्यादा। अच्छी अच्छी किस्में लिखो। सबसे प्रथम किस्म पूसा मखमली, पूसा पूसा मखमली। देखो पुरानी किस्म है, अच्छी किस्म, अच्छी तो है लेकिन इसमें दिक्कत है, भिंडी की मुख्य बीमारी जो होती है वो इसमें जो है सबसे ज्यादा होती। तो इसमें आगे लिखना है येलो, शॉर्ट में लिखना अभी है ना, येलो वेन मोजेक वायरस संवेदनशील, संवेदनशील, येलो वेन यानी पित्त सिरा मोजेक वायरस होता है ना, वो इसमें सबसे ज्यादा लगता है, तो संवेदनशील है, ध्यान रखना। तो येलो वेन मोजेक वायरस संवेदनशील,
इसका मतलब ये बीमारी इसमें ज्यादा लगती है। समझ गए? संवेदनशील का मतलब समझते हो? कमजोर, मतलब उसमें ये बीमारी ज्यादा लगती। तो एक तो ये पॉइंट। बाकी इसमें जो भी पढ़ेंगे उसमें ये बीमारी कम लगेगी या नहीं लगेगी। सेकंड वेराइटी लिखो पूसा सावनी। अनदर वेराइटी पूसा सावनी। पूसा सावनी। ओके, फिर लिखो पूसा सावनी। पूसा मखमली, पूसा सावनी। पूसा सावनी में क्या लिखोगे? इसके आगे एक तो इसका संकरण लिखना जो कि बहुत विशेष। लिखो IC 1542 इंटू पूसा मखमली। IC 1542 इंटू पूसा मखमली। पूसा मखमली IC 1542 इंटू पूसा मखमली। IC 1542 इंटू पूसा मखमली, एक तो इसका संकरण है। फिर दूसरा लिखना आपको कांटे रहित या रोम रहित किस्म। रोम रहित, इसके ऊपर कांटे नहीं होते, ठीक है। रोम रहित किस्म, कांटे रहित, रोम रहित, ज्यादा पीएच को सहन कर लेती, लवणीय मृदा सहनशील। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा सहनशील, लवणीय मृदा सहन करने वाली, मतलब हाई पीएच को टॉलरेट करने वाली वेराइटी, लवणीय मृदा सहनशील। ये भिंडी की पहली येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी। इसके आगे लिखना आपको, इसी के नीचे लिखना है प्रथम, प्रथम येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म। इसका पूरा नाम भी लिखेंगे रोग का आगे, प्रतिरोधी किस्म। मतलब ये प्रॉब्लम इसके अंदर होती है नहीं होती है, मतलब अब आजकल होने लगी वो बात अलग है, लेकिन कई साल पहले जो है इसको विकसित कर लिया था डॉक्टर हरभजन ने। ये विकसित किया था डॉक्टर हरभजन द्वारा। आगे लिखना डॉक्टर हरभजन, डॉक्टर हरभजन के द्वारा विकसित। क्या हुआ? पुराना मतलब क्या? हरभजन खुराना नहीं है, हरभजन खुराना नहीं। जो तू खुराना कह रहा है उसका नाम हरगोविंद खुराना। हरभजन नहीं, हरगोविंद अलग है, जिन्होंने जेनेटिक कोड की के बारे में वो जो दिया था। तो प्रथम येलो वेन मोजेक वायरस, ये वैरायटी अब उतनी प्रतिरोधी नहीं रही। शुरू शुरू में इसमें प्रतिरोध था, अब धीरे 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 कमजोर होती गई। तो इसमें तो ये बीमारी सबसे ज्यादा लगती है, इसमें कम लगती है, नहीं लगती। अब अपन धीरे धीरे काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिर्च थोड़ी पड़ा अभी तक, तो पूसा ज्वाला का संकरण बताओ। NP46A इंटू पूरी रेड, NP46A इंटू पूरी रेड, सही था। तो मिर्च की किस्में कौन कौन सी पड़ी थी? बोलो पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, हंगेरियन वैक्स। सर सुपरवाइजर, तो बोलो पूसा ज्वाला, हंगेरियन वैक्स, पूसा सदाबहार, अग्नि, भास्कर, ज्वालामुखी, पूसा मेघदूत, अर्का सुफला, अर्का लोहित, आंध्र ज्योति, ज्वालामुखी, पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख। दूसरा RCH1 भी हो गई। अब है वो वाली, कौन सी? सब्जी वाली, ये तो मसाले वाली, सब्जी वाली। बोलो रूबी किंग, चाइनीज जायंट, लिखा था कल। बोलो चाइनीज जायंट, बुल नोस, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, स्वीट बनाना, उषा दीप्ति, अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, किंग ऑफ नॉर्थ। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो हाइब्रिड थे उनके अंदर भारत तो था, शिमला मिर्च का, और कर्नाटक था टमाटर। गुड। अब लिखो अगली वेराइटी, इसमें भिंडी की अगली वेराइटी लिखो पंजाब पद्मिनी। लिखो पंजाब पद्मिनी, पंजाब पद्मिनी। फिर आगे लिखना है पंजाब पद्मिनी के बाद में पता है क्या लिखोगे? पूसा A4। लिखो पूसा A4, पूसा A4। और भी लिखना आगे परभनी क्रांति,
परभनी क्रांति, ये अच्छी किस्म लिख रहे हैं अपन, है ना, परभनी। अब ये जितने भी है ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच के संकरण है सब। जैसे पंजाब पद्मिनी का संकरण है एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस, बोलो एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। इसकी वैरायटी काम में ले रखी है पूसा रेशमी, कौन सी है? हाँ बोलो पूसा रेशमी, पूसा रेशमी इनटू एबेल मोस्कस मनी होट, मनी होट। बोलो एबेल मोस्कस मनी होट सब स्पीसीज मनी होट। बोलो मनी होट, मनी होट, एबेल मोस्कस मनी होट, मनी होट। ज्यादा लोड नहीं है, इजी गोइंग। देखो ये तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस ही है, ठीक है, और ये है एबेलमोस्कस मनी होट। एक बार मनी होट याद रख सकते हो, चाहो तो एक्स्ट्रा में है। बोलो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस इनटू एबेलमोस्कस मनी होट। आप चाहे तो एक बार मनी होट भी याद रख सकते हो, ठीक है, कोई लोड वाली बात यहां नहीं है। परभनी क्रांति एक प्रसिद्ध वैरायटी, फेमस परभनी क्रांति भी एक अच्छी वैरायटी। इसका संकरण भी ऐसा ही है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। बोलो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस इनटू, इसमें पूसा सावनी काम में ले रखा, इसमें संकरण में पूसा सावनी काम में लिया है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की, और आगे वापस वही है एबेलमोस्कस मनी होट। क्या है गाइस? मनी होट सब स्पीसीज मनी होट, मनी होट, मनी होट, जिसको दो बार बोल सकते हो। ज्यादा लोड मत लेना, ऐसा कोई संकरण एग्जाम में आने के तुम्हारे चांस कम है। फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा कि मनी होट है इन सब के अंदर, और एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस तो है इस। परभनी क्रांति में ले रखा पूसा सावनी जो कि एबेलमोस्कस एस्कुलेंट। पूसा सदाबहार टमाटर की भी है, मिर्च की भी है। ओके, परीक्षाएं तो अपन ने बहुत पास की है। तो वो लिख रहा है कि सर आप कल मिर्च पढ़ाया था वही भूल गए, इसलिए आपका आरएस में नहीं हुआ सिलेक्शन, आप जल्दी भूल जाते हो। भूल तो मैं तेरे को भी जाऊंगा। परीक्षाएं तो अब तक तो काफी परीक्षाएं पास तो की है, देखो नहीं की क्या? नहीं, परीक्षाएं पास की रहे। बताता हूँ कौन कौन सी। यहां तक डन है? यहां तक डन? ये लिखो पहले, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? क्यों भाई? क्या हाथ खड़ा करो, किसके छूट रहा अभी? शाबाश बेटा, तुम्हारे आंखों के आगे एलईडी लगा रखी, फिर भी तुम धीरे धीरे लिख रहा हो, है भाई। परभनी क्रांति एक फेमस वैरायटी। बताओ पूसा क्रांति किसकी वैरायटी? बैंगन की। अच्छा, आजाद क्रांति किसकी है? बैंगन भिंडी दोनों की है, ठीक है। और कौन सी क्रांति थी? यही था। अब मैं कह रहा हूं जो सुनो, परीक्षाओं की बात करो। देखो जेट, जेट, जेट में तो सिलेक्शन वही था, तो परीक्षा ही पास होगी एक तरीके से। उस समय सीयूटी तो होता नहीं था ढंग से। उसके बाद प्री पीजी, प्री पीजी रैंक थर्ड, जेआरएफ इसको छोड़ो, सुपरवाइजर रैंक 57, डबल एओ रैंक 27। कितनी पोस्ट थी? 2224। कितनी पोस्ट थी? 257। आईबीपीएस, आईबीपीएस एफओ राम है, तो सुपरवाइजर में हो गया, डबल एम हो गया, इसमें हो गया। और तो एग्जाम तो दिए तो काफी सारे, जैसे पीजी है, जेआरएफ है, इन सब में हुआ जिसकी बात, ये रैंक लिखी हुई है यहाँ पर। और क्या चाहिए बताओ? आरएस यूपीएससी का दिया मैंने, लेकिन तैयारी नहीं की तो हुआ नहीं। सही नहीं? तैयारी करने से होता रहे। आरपीएससी के तो दिए, एग्जाम तो दिए ही, आरएस का तो, आरएस का तो देते ही आ रहे हैं। हो नहीं रहा जो अलग बात है। 71 नंबर के ही अपने पता चला 62 आ जाएंगे, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा थोड़ी फर्क है। फर्क है। इतने नंबर तो आ ही रहे।
है। हाँ भाई, मतलब यूं कुछ दिन पढ़ते क्या। अच्छा एसीएफ, एसीएफ में कितने नंबर आए पता है तुम्हें? अभी पिछले साल एसीएफ का जो ही तैयारी नहीं की, जब करेगा भाई उस दिन देखो तुम सीधा यही बनना है। जिस दिन करेंगे क्या पता करी नहीं तो बने ही नहीं। करेंगे तो कहने में क्या ही जाता, सही नहीं कहने में जाता, छोटी चीज क्यों ही कहे अपन। भाई जब तैयारी करेंगे तो ये कर लेंगे, या करेंगे तो ये करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो छोटी मोटी क्यों बताएं। छोटी मोटी तो वैसे ही है, अब वो बन जाएंगे थोड़े दिन बाद तो और क्या है, फिर नौकरियां तो यही तो है। इसमें नंबर कितने आए थे? 415 का टॉप, 403। छोटी चीज थी क्या ऐसे? तो फिर वो तो, ये तो अपने इस कोचिंग के चक्कर में अपन 7-7 घंटे पूरे दिन बिजी रहते हैं, 24 घंटे। नहीं तो पढ़े तो हो भी सकता है, लेकिन अपन इसमें कोई अपने को रिग्रेट नहीं, अपने को कोई पश्चाताप नहीं, किसी भी बात का कोई पश्चाताप नहीं। जो आए जो बहुत बढ़िया है, ठीक है। कई लोगों का नहीं भी तो हुआ है, अपना तो हो गया कम से कम, ठीक है वाह। तो कहने का मतलब तुम सही आदमी से पढ़ रहे हो, सही नहीं? चलो आगे, अब लिखो आगे। अब आपको लिखनी है अगली वैरायटी, अर्का अभय, अर्का अभय और अर्का अनामिका, अर्का अभय और अर्का अनामिका, अर्का अभय और अर्का अनामिका। ये दोनों किस्मों का संकरण सेम है। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस into एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस, एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस। ओके गाइस, तो एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस into एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस, ये आपको लिखना है। अभी तुम्हारे सुपरवाइजर में कौन सी वैरायटी आई थी 2024 में? अर्का अनामिका। मिलान करो में क्वेश्चन आया था, अर्का अनामिका किसकी किस्म? सुपरवाइजर 2024 के अंदर ध्यान रखना कि अर्का अनामिका किसकी किस्म। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, परभनी क्रांति आए दिन आता रहता है। ये इन दोनों का संकरण तो सेम है। अब कुछ किस्मों के बीच का, ये तो प्रजातियों के बीच का संकरण है जिनको अंतर जातीय संकरण कहते हैं। अब है इंटर वेराइटल क्रॉस, दो किस्मों के बीच का संकरण। जैसे कौन सा है? जैसे पुस्सा सावनी भी तो दो किस्मों के बीच का था, IC 1542 इंटू पूसा मखमली। वो संकरण तो याद रखना, ये तो याद रखने वाला संकरण है, बाकी याद नहीं रखना है। यहां तक किसी छूटा है? अब अगली दो वेराइटी वाले संकरण लिखो अच्छे अच्छे। वेराइटी वाले संकरण के अंदर क्या आएगा? वेराइटी वाले संकरण के अंदर आएगा यहां से एक वेराइटी लिखो जिसका नाम पता है क्या है? वर्षा उपहार, फेमस वेराइटी वर्षा उपहार, प्रसिद्ध वेराइटी, अभी एओ के अंदर भी आया था, तो ये एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। तो आपको लिखना वर्षा उपहार, इसका संकरण लिखना है लाम सिलेक्शन 1, लाम लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति, इंटू परभनी क्रांति, लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति, लाम सिलेक्शन 1 इंटू परभनी क्रांति। एक और लिखना है लास्ट, हिसार उन्नत, किस्म का नाम है हिसार उन्नत। हिसार उन्नत भी एक अच्छी वैरायटी है, उसका नाम है सिलेक्शन, वैरायटी का नाम है सिलेक्शन, सिलेक्शन सिलेक्शन 22 इंटू सिलेक्शन 22 इंटू परभनी क्रांति, सिलेक्शन 22 इंटू परभनी क्रांति। ठीक है, तो वर्षा उपहार तो याद रखने वाली वैरायटी तुम्हारे आ भी जाएगी। किसकी वैरायटी? मैंने आपको पहले लिखाई थी कंफ्यूजन में, कंफ्यूजिंग वैरायटी में लिखाई थी ना ये। आज सुपरवाइजर में 140 लड़के लाइव, 150, छोटी बात है क्या? ऑनलाइन वाले कोई छोटी छोटी चीज है क्या? तुम इतने सारे लाइव आ रहे हो जो बड़ी बात नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, किधर जा रहे हैं? अच्छी अच्छी किस्म, एक बहुत बढ़िया किस्म और है। हाँ, अपन बढ़िया बढ़िया किस्में करते करते खूब सारी होगी बढ़िया बढ़िया। एक बढ़िया किस्म तो है ये वास्तव में, उसका नाम है काशी लालिमा। वैरायटी लिखो काशी लालिमा, काशी लालिमा। ये लाल भिंडी की किस्म, लालिमा से याद रखना लाल भिंडी।
लाल भिंडी, लाल भिंडी या लाल रंग के फल आते हैं। लाल भिंडी है। और काशी नाम की किस्म कहां से विकसित की जाती है? IIVR, वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी से विकसित। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, काशी। तो 20 से वाराणसी याद रखना। वेजिटेबल वाराणसी, काशी लालिमा फेमस वेराइटी है। पिछले साल JRF के अंदर भी आया था, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन सिंपल सिंपल। तो काशी लालिमा। अब आगे बढ़ना है। अभिषेक राव, तू जरूरत से ज्यादा कमेंट करना अब नहीं करना तेरे को, तेरा पूरी क्लास में ध्यान कमेंट करने पे ही रहता है। ठीक है, अब नहीं आना चाहिए कोई भी कमेंट। ठीक है, तुम पूरे दिन में देखता हूँ लंबे लंबे कमेंट करते रहते हो, फिर तो तुम्हारा क्या ही मतलब। इतने कमेंट मत करो, पढ़ाई फोकस करो। ठीक है, ज्यादा कमेंट करने से इज्जत घटती, सही नहीं। लोग काशी लालिमा। प्रश्न आएगा लाल भिंडी या नई किस्म है हाल ही में विकसित, तो ये आपको ध्यान रखना। अब कुछ अन्य किस्म लिखो, अदर वेराइटी लिखो, अदर, ज्यादा थोड़ी हुई अभी। अदर किस्में कौन सी लिखो? अन्य। तो अन्य के अंदर लिखो, पहली वेराइटी लिखो परकिंस लॉन्ग ग्रीन। परकिंस, परकिंस, परकिंस लॉन्ग ग्रीन। परकिंस लॉन्ग ग्रीन अमेरिका की किस्म है, मतलब अमेरिका से आई है। तो इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएस, यानी अमेरिका से इंट्रोड्यूस्ड है। ये दक्षिण भारत में फेमस है, नीलगिरी हिल साइड, नीलगिरी की पहाड़ियों साइड फेमस, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में फेमस, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में प्रसिद्ध, प्रसिद्ध या फेमस ऐसे लिख दो, प्रचलित, मतलब उधर इसको वैरायटी को लोग बाग ज्यादा उगाते हैं। परकिंस लॉन्ग ग्रीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम यूएस, और पर नीलगिरी पहाड़ी साइड में फेमस। नीलगिरी क्षेत्र में कौन सी बीमारी पड़ी थी हमने एक है? गोल्डन सिस्ट निमेटोड, क्या नाम था? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। अब बढ़ो आगे। अन्य किस में पढ़ रहे हैं? अन्य में अगले लिखो आधुनिक, वेराइटी लिखो आधुनिक, आधुनिक एक लिखो, फिर सुप्रिया, सुप्रिया, आधुनिक, सुप्रिया, और एक लिखो वर्षा, आधुनिक, सुप्रिया और वर्षा। ठीक है, आधुनिक, सुप्रिया और वर्षा। तो ये इस प्रकार से भिंडी की किस्में हो गई, 10-12 किस्में हो गई। उनमें से मेन मेन कौन सी है जो लगी हुई है इंपॉर्टेंट? 10-12 से ज्यादा थोड़ी हुई, 7-8 किस्में हुई, 14 हो गई, कोई बात नहीं, 14 से क्या ही फर्क पड़ता। तो कौन कौन सी हुई जो यहाँ पे लिखी हुई है? लिख, छूटा थोड़ी किसी के, बोलो। पूसा मखमली, येलो वेन मोजे। अब प्रश्न कभी आ जाएगा भाई कौन सी किस्म येलो वेन मोजेक वायरस प्रतिरोधी नहीं है, तो कौन सी नहीं? समझ रहे हो? बाकी ज्यादातर जितनी भी संकर किस्म है ये तो सब प्रतिरोधी है ही है, समझ रहे हो क्या? गुड, बोलो। पूसा सावनी, IC 1542 इंटू पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, पूसा A4, परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका। देखो अर्का अनामिका किस में आ गया? सुपरवाइजर में आ गया था, तुम्हारे चॉइस मिलान करो में था। बोलो वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, काशी लालिमा, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, आधुनिक, सुप्रिया, वर्षा। अब लिखो पौध संरक्षण। पौध संरक्षण में सबसे पहले लिखो कीट। एक पांचाली और है वैरायटी, पांचाली। इसमें एक नीचे वैरायटी और लिख लो, पांचाली। सही कह रहा हूं, पांचाली। एक वैरायटी यहीं पे और लिख लेना, पांचाली। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वाह, पांचाली। इसी में एक वैरायटी अन्य में एक और लिख लो, पांचाली। और फिर लिखो पौध संरक्षण, पौध संरक्षण। ओके, डन यहां तक? पौध संरक्षण में सबसे पहले आपको लिखना क्या था? कीट।
देखो कौन सा कीट लिखने वाले हो। इसका मुख्य कीट लिखो तना और फलछेदक, वही वाला जो कल पढ़ रहे थे, लेकिन कीट का नाम सेम है शुरू में, लेकिन है कीट अलग। बोलो तना व फल छेदक, और तना व फल छेदक को हमने कल बोला था शूट और फ्रूट बोरर। तो ये जो है गाइस शूट एंड फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये है शूट एंड फ्रूट बोरर। इसका नाम होता है इयरिस वाइटेला, इयरिस वीटेला या इयरिस वाइटेला, इयरिस वाइटेला या इयरिस वीटेला, ठीक है। इयरिस वीटेला या इयरिस वाइटेला, इयरिस वीटेला, इयरिस वाइटेला, ये इसका मुख्य कीट है। और जो जो भी मुख्य कीट रहते हैं वो इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, ठीक है ना। तो तना और फल छेदक ये भी है, बैंगन में भी है। बैंगन वाले का नाम है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस, इसका नाम है इयरिस वाइटेला, ठीक है। अब चलो आगे, ये एक ही कीट है इसमें मेन। फिर आपको लिखना रोग। रोग में भी इसका मुख्य रोग बहुत अच्छा वाला है, उसको हम लोग पता क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पित्त शिरा मोजेक वायरस। इतनी देर जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, पित्त शिरा, पित्त शिरा मोजेक वायरस, पित्त शिरा मोजेक विषाणु या मोजेक वायरस। अंग्रेजी भी लिखनी इसकी, येलो वेन मोजेक वायरस, येलो वेन, येलो वेन मोजेक वायरस, इसी को बोलते हैं येलो वेन मोजेक वायरस शॉर्ट में, ठीक है। वायरस है ये, भैया वायरस है। इस वायरस को कौन फैलाता है, सफेद मक्खी। ये भी अपने आप में प्रश्न हो गया, इसको फैलाने का काम करती है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी फैलाती व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई, ये मेन रोग। एक चीज बताऊं क्या, सुपरवाइजर 2024 क्वेश्चन आया था, गार्डन सुपरिंटेंडेंट AAO, ये प्रश्न कितने बार आ गया। अभी प्रश्न देख लेना, सुपरवाइजर का पेपर मेरे हाथ में अभी अभी मेरे पास में ही है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि सुपरवाइजर में कौन से क्वेश्चन आए। नहीं कर लोगे तुम, प्रश्न आएगा येलो वेन मोजेक वायरस रोग किसका भयंकर रोग है। ये 80-90%, 70 से लेकर 90% तक नुकसान पहुंचा सकता है कई बार। तो इसमें जो होती है शिराएं जो तो बिल्कुल जो है वेन पीली पीली सी हो जाती है, पूरी पत्तियां पीली हो जाती है इसमें। दूसरा लिखो इनेशन लीफ कर्ल वायरस, इनेशन, इनेशन, इनेशन लीफ कर्ल वायरस, इनेशन लीफ कर्ल वायरस, ये भी वायरस है, इसको भी सफेद मक्खी फैलाती, इसका वाहक भी सफेद मक्खी, ठीक है। तो ये सफेद मक्खी फैला रही, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा तो बात बनेगी, ठीक है। तो ये इससे प्रश्न आ गए, दो दो क्वेश्चन तो सुपरवाइजर में खाली भिंडी से आ गया, लो सही नहीं। तो फिर 20 में से दो तो भिंडी का, अर्का अनामिका किस्म आ गई, लेकिन वो किस्मों में यूं था कि भाई 4 किस्में थी, तो 4 की क्वेश्चन थी मिलान करने वाली, ये था। क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, ये याद हो जाएंगे सब। बोलो तना और फल छेदक, इयरिस वाइटेला, बैंगन वाले का नाम है ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस, बोलो ल्यूसिनोडस ऑर्बोनेलिस। पित्त सिरा मोजेक वायरस, इसको कौन फैलाता है, ठीक है। बोलो इनेशन लीफ कल वायरस, ये इनेशन लीफ कल वायरस भी उसमें आ रखा है, प्री पीजी में किसमें आया हुआ है, पीजी। ये देखो मार्कर देखो इसमें भी, ये देखो ये पहले से लग रहा, देख छोटू, ये पहले से इसमें टेप लग रही। ये तेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि क्रिकेट टूट भी जाए तो ये कहे कि हाँ पहले से लग रही थी, है सही नहीं। हालांकि ऐसा कुछ पैसे वैसे नहीं कटेंगे, लेकिन सावधानी रखनी चाहिए। तो मेरे हाथ से तो कभी पेन गिरा नहीं आज दिन तक। मैंने कल भी तो टेप लग रही थी, वो भी मैंने पहले बताया था, तुम अच्छा रहा पहले बता दिया था। बता दिया का मतलब वो मैंने किया ही था, तो वो इसका मतलब टेप थी जो नीचे गिर गई थी। मैंने कहा तो तोड़ा इस क्या, वो तो सब दिखता है उसमें, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये अब हम पढ़ने वाले हैं अगली क्रॉप, उसका नाम है प्याज।
क्या हुआ, डरा क्या रहा हो, क्या हुआ? मैंने सोचा क्या ही बोल रहे हो तुम। प्याज सही तो है, प्याज को बोलते हैं ऑनियन, क्या कहते हैं? ऑनियन पढ़ेंगे आप, हैं? क्या कह रहे हो? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे सामान्य जानकारी। देखो प्याज की खेती भी होती है अनशंट, तो अभी अपने यहाँ पे काफी इसका जो है भूसा सामने प्रतिरोधी, हाँ वही तो बोला मैंने। प्याज की खेती पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होती? महाराष्ट्र में होती, बता रखा पहले मैंने। और प्याज सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली सब्जी है, तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे बाद में। अभी मेरे साथ ही लिखोगे सामान्य जानकारी, लिखो बोटनिकल नाम से शुरू कर रहे हैं अपन। इसका बोटनिकल नाम लिखो बढ़िया से, क्या होता है तुम्हें पता थोड़ी है क्या? लिखो एलियम सेपा, नाम लिखो एलियम सेपा। एलियम सेपा कुल होता है इसका एलईएससी, फैमिली है गाइस एलईएससी। एलईएससी गुणसूत्रों की संख्या इसमें है 16, यानी कि 16। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका जो है वो कहां पर है? मध्य एशिया, मध्य एशिया पहले पढ़ रखा अपन, तो मध्य एशिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन, मध्य एशिया। आज क्या वार है पता तुम? आज शुक्रवार हो गया, सोमवार को पेपर है। मटर पनीर आज हो, रॉयल का मटर पनीर तो विश्व प्रसिद्ध है कसम से। एलडीएससी कुल का एक नाम और है अमारनिडेस, नहीं है फेमस? वास्तव में यहाँ एकदम व्यवस्थित होता काम। तो देखो कोई पनीर वाली सब्जी में अगर कोरा पनीर डालोगे तो फिर तुम्हें भा जाती है वो चीज, तो वो यहाँ एक सही अनुपात में डाला जाता है। हाँ, और कोई चीज फेमस कब होती है? जब वो एक निश्चित, और वो ये किसी चीज को बताते नहीं है, रॉयल वाले रेसिपी नहीं बताते किसी को। पंकज मेरा दोस्त है पंकज, उसके बारे में एक बार बताया था और कभी बताऊंगा। तो पंकज की पहली नौकरी कोको कोला में लगी, ठीक है, कोको कोला कंपनी। तो उसने यहाँ उदयपुर से पढ़ाई की, बीटेक किया था फूड टेक्नोलॉजी से, तो कोको कोला कंपनी में लग गया सबसे पहले। तो कोको कोला कंपनी का जो मसाला होता है ना, वो किसी को बताते नहीं, हर एक कंपनी का अपना अपना एक फ्लेवर होता है। तो कोको कोला कंपनी का जो मसाला डलता है उसमें पानी, बोतल डलती, बोतल में पानी रहता है जनरली, और उस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह जो भी डालते हैं, और फिर मसाला रहता है पैकेट छोटा सा। उसमें क्या मसाले में क्या चीज है वो खाली उस कंपनी का मालिक जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता, ना तो कोई कर्मचारी जानता, क्यों कोई कोई बात आउट हो जाए कभी भी, तो ऐसी चीजें कभी सीक्रेट बताई नहीं जाती। तो अपने यहाँ मटर पनीर में क्या डलता है खाली जेल सर जानते। हाँ, बाकी सबको ये ऐसे है कि वो सिस्टम पूरा सही नहीं। आगे लिखो फल प्रकार। फल प्रकार है कैप्सूल, फल प्रकार है कैप्सूल, और खाने योग्य भाग इसका बल्ब, खाने योग्य भाग इसका क्या है? बल्ब। बल्ब एक प्रकार का रूपांतरित तना ही होता है, बल्ब एक प्रकार का रूपांतरित तना या मॉडिफाइड स्टेम ही होता है। धीरे धीरे हम इसके काम की चीजों की तरफ एंट्री कर रहे हैं, धीरे धीरे काम की चीजों की तरफ एंट्री कर रहे हैं। धीरे 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 शुरू किया हमने अच्छी चीजों की तरफ। है तो यहां तक डन है मामला। तो ये इस प्रकार से अपने को रखना ध्यान में, ठीक है। तो अब लिखो नेक्स्ट, लिखो अब लिखो सामान्य जानकारी, टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। अब लिखो सामान्य जानकारी। सामान्य, सामान्य जानकारी में देखो, अभी अगर हम पीजी में पढ़ते हैं तो इसके कई सारी प्रजातियां और भी लिखते हैं, ठीक है, आलू की कई प्रजातियां हैं। तो एक तो लिखो अच्छी वाली जनरल नॉलेज के लिए, जिसको पूर्वज कहते हैं अपन। तो इसकी पूर्वज प्रजाति लिखो, पूर्वज को बोलते हैं एंसेस्टर। एंसेस्टर लिखो, एंसेस्टर, पूर्वज प्रजाति को बोलते हैं एंसेस्टर।
एंसेस्टर। बताओ क्या नाम है? देखो एलियम, एलियम वेविलोवी, ऐसे लिखो एलियम, एलियम वेविलोवी, एलियम वेविलोवी, एलियम वेविलोवी, पूर्वज प्रजाति है एलियम वेविलोवी। एक और लिखो क्या? अच्छा प्याज, एक प्याज की एक प्रजाति और लिख लो, मजा आ जाएगा। उसको बोलते हैं पोटैटो ऑनियन। क्या बोलते हैं? उसका नाम है पोटैटो ऑनियन। जनरल नॉलेज के लिए है। पोटैटो ऑनियन को मल्टीप्लायर ऑनियन भी कहते हैं, मल्टीप्लायर प्याज, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर प्याज। जनरल नॉलेज के लिए लिख रहा हूं ये वाली चीज, तो ठीक है। मल्टीप्लायर ऑनियन, ये तो याद रखना है। हाँ, इसको पोटैटो ऑनियन बोलते हैं, पोटैटो ऑनियन। तो मल्टीप्लायर ऑनियन जो है उसका नाम होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा, एलियम सेपा वेराइटी, वेराइटी एग्रीगेटम, लिखो एग्रीगेटम, एलियम सेटाइवम वेराइटी या एलियम सेपा वेराइटी एग्रीगेटम, एग्रीगेटम, एलियम सेपा वेराइटी एग्रीगेटम। अब इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें और पढ़ना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। मैंने अंग्रेजी में कुछ भी लिखा है इस पूरी स्लाइड के ऊपर, बताओ फिर। तो वो कह रहा अंग्रेजी में बहुत लिखाते हो, तो ये जरूरी भी तो है भाई। जहां जरूरी नहीं मत लिखो इसको, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो जिसका लिखना है लिखो, इसको भी लिखना जो लिखो, सही नहीं? तो तो ज्ञान बढ़ता रहे पागल। एक भी चीज जानबूझ के अंग्रेजी में लिखी हुई नहीं है। जैसे मैं मल्टीप्लायर को भी अंग्रेजी में लिख रहा था, मैंने उसको हिंदी में लिख दिया, जो कि लिखना नहीं चाहिए, लेकिन सही नहीं। उसके पहले अब क्या लिखा है अंग्रेजी में, बताओ भाई। इस कीट को मैंने अंग्रेजी में लिखा तो सुविधा हुई कि नहीं हुई? इस रोग को मैंने अंग्रेजी में लिखा तो सुविधा हुई। तो फिर क्या बात कर रहा हूँ, फिर क्या अंग्रेजी लिखी? कुछ ही नहीं लिखा अंग्रेजी। तो इसको अंग्रेजी कहते नहीं है बेटा, वो तुम्हें कुछ ही नहीं आता, इसका मतलब ये है। तो अब तो मैं तो चाह रहा हूं तुम्हें कुछ आए धीरे धीरे से। अब सामान्य जानकारी चलेगी, अब अच्छे अच्छे पॉइंट लिखना चालू करो। सबसे पहले लिखो एक बीज पत्री, फटाफट से। एक बीज पत्री है सब्जी, एक बीज पत्री सब्जी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोनोकोट बोलते हैं एक बीज पत्री को, मोनोकोट, एक बीज पत्री का मोनोकोट। दूसरा लिखो फिर आगे, एक बीज पत्री के आगे लिखना बढ़िया से। देखो वैसे तो प्याज एक द्विवर्षीय सब्जी है, कैसी है? द्विवर्षीय सब्जी, द्विवर्षीय है, लेकिन कई बार इसको आप एक वर्षीय भी समझने के लिए मान सकते हो, लेकिन अलग अलग केस से डिपेंड करता है। द्विवर्षीय सब्जी तो बीज उत्पादन के हिसाब से, किसके हिसाब से? बीज उत्पादन के हिसाब से, बीज उत्पादन। और एक वर्षीय है ये बल्ब उत्पादन के लिए। अगर आपको खाली बल्ब उत्पादन करना है तो एक ही सीजन में हो जाएगा, तो एक वर्षीय कहेंगे, और इसको द्विवर्षीय, ऐसा मैंने पहले आपको बता रखी है बात, ठीक है। तो वैसे अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको सीधा ही करना है द्विवर्षीय। अगर आपको सीधा बोले प्याज कैसी सब्जी, तो द्विवर्षीय। प्याज के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण। प्याज के अंदर होता है पर परागण। पर परागण के पीछे कारण क्या है? पर परागण के पीछे कारण है प्रोटो एंड्री। जानते हो प्रोटो एंड्री? नर भाग पहले पक जाता है, तो प्रोटो एंड्री के कारण प्याज के अंदर पर परागण पाया जाता है। उसके पीछे कारण है प्रोटो एंड्री, क्योंकि नर भाग पहले ही पक जाता है इसमें, तो मेल पार्ट पहले मेच्योर हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। नर पहले पक गया तो क्रॉस पोलिनेशन ही होगा उसमें। तो फूल के अंदर नर मादा दोनों होते, तो नर में से अगर उसमें नर पहले पक जाता तो प्रोटो एंट्री, मादा पहले पक जाता तो प्रोटोगाइन। तो जब भिंडी में प्रोटोगाइन ही था, इसके अंदर प्रोटो एंट्री, ऐसा। इसमें दो प्रकार की किस्में होती है, दो प्रकार की किस्में, दो प्रकार, दो प्रकार की किस्में होती है। प्याज की किस्में कितने प्रकार की होती है? दो। एक किस्में वो होती है जिनको हम लोग मैदानी क्षेत्रों में उगाते हैं, मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और एक होती है पहाड़ी क्षेत्रों वाली किस्में। एक तो मैदानी क्षेत्रों में उगती है, एक जिनको उगाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों वाली किस्में होती है शॉर्ट डे प्रकार की, लघु दिवस प्रकार की, लघु
लघु दिवस वाली वैरायटी होती है जिनको बोलते हैं शॉर्ट डे टाइप, शॉर्ट शॉर्ट डे टाइप। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों वाली वैरायटी होती है दीर्घ दिवस वाली, दीर्घ दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे टाइप, लॉन्ग डे टाइप। ठीक है, तो इसकी किस्में हैं दो प्रकार की, शॉर्ट डे टाइप, लॉन्ग डे टाइप। ओके, शॉर्ट डे टाइप, लॉन्ग डे टाइप, ऐसे आपको ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा सा। मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें शॉर्ट डे वाली है, पहाड़ी क्षेत्र इसमें लॉन्ग डे टाइप की वैरायटी ग्रो की जाती है। धीरे धीरे और अच्छी चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए, प्याज में बहुत सारी अच्छी बातें पढ़नी है अपने को, ठीक है। और प्याज का प्रश्न सुपरवाइजर 2024 में आएगा, और क्या आएगा जो बता दूंगा, और क्या चिप, जो कौन सा आएगा मैं बता दूंगा आप। ये स्लाइड नहीं दिख रही, अच्छा ये हट। अब लिखो आगे, इसके आगे लिखो प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय। यहाँ लिखना है डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, राजगुरुनगर में, राजगुरुनगर, पुणे महाराष्ट्र, राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र के अंदर, राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना था, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय, पहले पढ़ रखा अपन। यहां से कोई भी वैरायटी निकलती है उसके पहले क्या शब्द लगता है, भीमा, भीमा नाम की किस्म। एक संस्थान और लिखो मस्त वाला, नया संस्थान और है वो लिखो, इससे मिलता जुलता ही है, अंग्रेजी में लिखना है वो, ठीक है। लिखो नेशनल, वो वाला लिख लिया था सबने, लिखो नेशनल हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन, नेशनल नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली। यह है नई दिल्ली में। यहां से भी कई प्याज की किस्में निकलेगी, आगे बताऊंगा कौन कौन सी निकली, ठीक है। जैसे भीमा नाम की किस्में तो यहां से निकल जाएगी, और जो भी एग्री फाउंड नाम की किस्में है, एग्री फाउंड आगे पढ़ेंगे, जैसे एग्री फाउंड डार्क रेड है, एग्री फाउंड लाइट रेड है, एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड रोज वगैरह, जो भी एग्री फाउंड नाम की किस्में है वो सारी की सारी किस्में कहां से निकली है, यहां से निकली, ठीक है। नेशनल, बोलो मेरे साथ, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, मेरे साथ रिपीट करना है एक बार, बोलो नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, सही नहीं। अब अगला पॉइंट लिखो इसी में, यहां तक लिख लिया सबने, इसके आगे जनरल नॉलेज ही चल रहा अभी, ठीक है। लिखो डॉक्टर एच ए जोन्स, डॉक्टर एच ए जोन्स एक फेमस ब्रीडर है, डॉक्टर एच ए जोन्स एक प्रसिद्ध आदमी है, डॉक्टर एच ए जोन्स, जो कि ओनियन ब्रीडर, वो है ओनियन ब्रीडर, मतलब एक प्रजनक जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इसके ऊपर, इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया मिस्टर ओनियन। क्या पड़ गया, उनको मिस्टर ओनियन भी कहते हैं, ठीक है, मिस्टर ओनियन, डॉक्टर एच ए जोन्स, डॉक्टर एच ए जोन्स, मिस्टर ओनियन। लिख पा रहे हो बेटा, गुड। अब आपको आगे लिखना है इससे धीरे से, अब पता है क्या लिखोगे, अब लिखो लू से बचाव है तो प्याज का उपयोग क्या है, सनस्ट्रोक, लू को बोलते हैं सनस्ट्रोक, लू से बचाव हेतु उपयोग करते हैं, तो लू से बचाव हेतु इसका उपयोग किया जाता है। बस यहीं तक आपको जनरल नॉलेज खत्म। फिर आपको इसके बाद में लिखना उत्पादन, उसके बाद में टॉपिक डालना उत्पादन,
पॉइंट देखना है उत्पादन कि क्षेत्रफल उत्पादन का मामला क्या है। तो यहां पे लिखना है पॉइंट आराम से। उत्पादन में लिखने के लिए तैयार हो? लिखो, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन और फिर भारत। चीन और सेकंड नंबर पे है भारत। यानी कि प्याज के उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है? सेकंड। सो इंडिया की रैंक सेकंड है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, दूसरे नंबर पे भारत। ओके, तो इसमें क्या है कि चीन तो पहले नंबर पे, भारत सेकंड नंबर पे। अब इसमें लिखना है भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जी। प्याज में लिखना है भारत से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली, अभी पढ़ा था ना हमने, भारत से सर्वाधिक निर्यात। पहले नंबर पे प्याज ही पढ़ा था, दूसरे नंबर पे पढ़ा था भिंडी। ठीक है, गुड। तो प्याज भी उसमें बिल्कुल छोटे आकार के, मध्यम आकार के प्याज पसंद किए जाते हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े प्याज। फिर लिखो निर्यात हेतु किस्में। निर्यात हेतु किस्में कौन सी फेमस? तो जो प्याज की किस्में निर्यात के लिए फेमस है उनमें आपको 3-4 किस्में लिखनी। उनमें से अच्छी अच्छी किस्में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली किस्म लिखो अर्का बिंदु। पहली निर्यात वाली किस्म है अर्का बिंदु। अर्का अर्का बिंदु। फिर लिखो एग्री फाउंड रोज। एग्री फाउंड रोज, एग्री फाउंड रोज। बेंगलोर रोज, बेंगलोर या बेंगलुरु रोज, बेंगलोर लिख लो, बेंगलोर रोज। और एक है अर्का सोना, वैरायटी का नाम है अर्का सोना, पीले प्याज की किस्म। अर्का सोना पीले प्याज की किस्म, पीला प्याज। ये सभी निर्यात के लिए ज्यादा पसंद की जाती है। ठीक है, ओके। अर्का सोना पीले प्याज की किस्म है। ठीक है, तो प्याज लाल भी होता है, प्याज सफेद होता, प्याज पीला होता। ये तीन के, और इनकी तीनों की किस्में भी अपने को कुछ पता रहे तो। ये निर्यात वाली कोई ज्यादा फेमस नहीं है किस्म, ये नई किस्म है बोले। अर्का सोना, अर्का शोभा, ये नई किस्म है आजकल। तो अर्का बिंदु बताओ, पूसा बिंदु किसकी वैरायटी? बैंगन की है क्या? और अर्का बिंदु किसकी हुई फिर? यही तो बात है। अगला पॉइंट लिखो, भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी, इसी में लिखना है। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी वो है लासलगांव, महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी है लासलगांव, लासलगांव महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव महाराष्ट्र। भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव महाराष्ट्र। लिख पाओगे? गुड। लासलगांव, लासलगांव महाराष्ट्र में ये प्याज की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। सही नहीं? अब पता क्या है, अब लिखो बुआई। जलवायु लिखो पहले, जलवायु। अब लिखो जलवायु। ये लिखने के बाद में टॉपिक डालो जलवायु। जलवायु कैसी चाहिए? ठंडी या गर्म? भाई फल वाली सब्जियों को गर्म चाहिए, इसको तो ठंडी चाहिए रे, और नहीं तो क्या। यहां तक डन? थक थोड़ी गए तुम लोग हैं? अपन थोड़ा बाद में कोई छोटा वीडियो देखेंगे। जलवायु लिखो, जलवायु है ठंडी। देखो अब काम की चीज को वापस बता रहा हूं, पहले बताई हुई बात। ये बीज है, बीज से पौधा उगा रहे हैं। लोग बाग तो मरोड़े खाने लग गए हैं भाई। ऐसी गरीब हालत होगी क्या तुम्हारी अभी? वो क्या ब्रेक होना चाहिए बीच में, लेकिन बात ठीक नहीं रहता। वो कि कोई भी टीचर पढ़ाओ, 2 घंटे में बोर हो गए होगा आदमी, चाहे कुछ भी कर लो।
अरे ये मैंने पहले पहले बहुत बार देखा हुआ है मैंने ये। आप नहीं, सही कह रहा हूँ। 2 बार आप 2 घंटे की किसी की लगा लो क्लास, तोप सिंह की, क्योंकि 1 घंटे में ढले हुए अपन। नहीं, आज नहीं हो रहा इसका मतलब रोज होता है, इसका मतलब होते ही हैं। नहीं, इसके कोई भी हो चाहे। हिस्ट्री के 3 घंटे। हाँ, तभी तो तुम सेंसिल हो गए हो। इसलिए तुम अब दाब के तुम्हें पता चल गया अब कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं। बट नहीं है अब, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, ठीक है। डर भी है, नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये टेंशन दिमाग। नहीं पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये दबाव फालतू का। ऐसे कोई दबाव मत लो, ठीक है। वो सब बढ़िया होगा। देखो, प्याज को मुख्य रूप से हम लगाते हैं जब सर्दी के मौसम में होता है प्याज, ठंडी जलवायु है ना, तो इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, प्याज की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है गाइस, यानी प्लांट शुरू शुरू में, तो इसको छोटा दिन चाहिए। कैसा चाहिए? लघु दिवस। और प्याज जब लघु दिवस के साथ में कम तापमान चाहिए, कंपेरेटिवली कम तापमान। कम तापमान भी कितना? 13 से 21। कितना चाहिए? 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए वानस्पतिक वृद्धि के दौरान। लेकिन जब इसमें बल्ब बनता है, बल्ब, तो बल्ब निर्माण जब होता है, बल्ब का विकास या बल्ब निर्माण, उस समय दिन थोड़ा बड़ा चाहिए। कैसा चाहिए? हल्का सा दिन बड़ा चाहिए, यानी दीर्घ दिवस। और तापमान भी क्या चाहिए? थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो थोड़ा सा अधिक तापमान या कंपेरेटिवली हाई टेम्परेचर। बड़े एग्जाम में ये कंडीशन पूछते हैं कि प्याज में बल्ब निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए, तो लॉन्ग डे और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें हाई टेम्परेचर भी था 15.5 से 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और अलग अलग पूछे तो 20 से 25। क्या करोगे? 20 से 25 है। बाकी यही आता, 15 से 25 आता है जनरली, और नहीं तो फिर आ जाए अलग अलग, तो 20 से 25 करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लिखो लास्ट। प्याज के अंदर क्या सल्फर वगैरह इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड वगैरह। तो इसका जो रस होता है, प्याज का रस, तो वो उस समय काम आता है लू के टाइम पे। सही नहीं? हाँ। डन। अब एक वीडियो बता रहा हूँ छोटा सा, या तो आलू का या प्याज का, एक ही होगा। उसकी अच्छी खेती देखेंगे किसी एक की, लेकिन लेवल वाली। एक कोई भी देखेंगे, यहां तक किसके छूट रहा अभी? 10 सेकंड में लिखो इसको। दुनिया भर में जितनी भी जगह खेती होती है ना बड़े स्तर पर, वहां क्या है कि लोग बाग हाथ नहीं लगाते, सारा मशीनों से होता है। तो दुनिया भर में जितना भी, अपने यहाँ क्या है कि लेबर खूब है, कोई कमी नहीं, और खेत भी छोटे आकार के हैं, इसलिए अपने यहाँ। बाकी तो सब जगह मैकेनाइजेशन। हम्म। आवाज करोगे तो नहीं देख पाएंगे अपन कुछ।
एक एक शब्द को सुनोगे तो ही देख पाएंगे इसमें। आ गया नया और बेहतरीन सर्फ एक्सेल इजी वॉश। अभी रुको, बीच में किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी भी सुनना, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं इसमें। किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए 1%। सॉरी सर। आवाज नहीं। मैं आगे जाऊंगा, तुम यहाँ से रील बनाना। खड़े होना बाद में, मैं आगे जाऊंगा, तुम खड़े होना ऐसे। ठीक है, फिर चला देना ऐसे ऐसे, फिर ऐसे घुमा देना बस। ठीक है, मैं आगे खड़ा हूँ।
काफी है। क्या हुआ? थोड़ा सा और बचा है ना। Step 8. Once the potatoes have cured, it's time to process them. Firstly, potatoes are washed, then graded and sorted and any damaged potatoes removed. Lastly, they are packaged into branded bags ready for sale. सिस्टम से होता है ना, ऐसे सारी सब्जियां होती है। तो हम और कभी देखेंगे एक आधा वीडियो। नहीं, अभी कुछ प्याज नहीं है, सबकी होती है ऐसे। तो अब देखो कितना हाइजेनिक है उनके पास। मतलब स्टार्टिंग से लेकर के पूरा जो सिस्टम था, उसके दौरान कोई आदमी नहीं था कहीं हाथ लगाने वाला, मशीनों से हो रहा सारा। तो इससे क्या बीमारियां भी नहीं फैलती। अपने यहाँ जो सब जगह जो है हालत खराब है, तो अपने यूं कहते पैकिंग वाले सही नहीं आते। अभी ये पैकिंग वाले आलू सही नहीं है, एकदम शानदार नहीं। तो क्वालिटी भी है, सबका लेवल है मतलब। तो अपने यहाँ मेरे विदेशों में फर्क है, विकसित देशों में। अब चलो आगे, अभी तक हमने कुछ पढ़ा भी नहीं था वैसे। अब हम बात कर रहे हैं बुआई की। क्या सिंचाई तो ड्रिप से करते हैं ना, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन से होती सिंचाई। तो अंदर इसने बताई नहीं होगी, बाकी देख लेना कहीं पर भी। आलू के अंदर तो ड्रिप से होती सिंचाई। ड्रिप की नली रहती बेड के ऊपर, ये बेड बनाई थी उस पर ड्रिप, तो ड्रिप से होता सारा सिस्टम से काम। सिंचाई सिंचाई नहीं, बुआई लिखो। बुआई अपने करनी है सबसे पहले नर्सरी तैयार। तो प्याज की जो नर्सरी तैयार करते हैं 500 मीटर स्क्वायर में करते हैं। कितने में करते हैं? 1 हेक्टर में अगर आपको बुआई करनी है तो 500 मीटर स्क्वायर में नर्सरी करते हैं, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। और ये याद रखना आप लोग। नर्सरी से खेत में लगाने के लिए पौधे तैयार हो जाते हैं, उसे कहते हैं पौध प्रतिरोपण। तो नर्सरी से खेत में लगाते हैं, उसको कहते हैं पौध प्रतिरोपण। तो पौध प्रतिरोपण करने का टाइम है लगभग 6 से 8 सप्ताह। नर्सरी में लगाने के 6 से 8 सप्ताह के बाद में पौधे जो है खेत में लगाने के लायक हो जाते हैं। और जो है प्याज के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं पौध प्रतिरोपण या ट्रांसप्लांटिंग। अब हम बात करने वाले हैं आगे वाली कि क्या है मामला। तो अब हम इसको 2 ऋतुओं में लगाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन दोनों चीजें लिखेंगे। यहां तो लिखेंगे अपन रबी। रबी में कब लगाते हैं, और यहां पे हम बात करें खरीफ। रबी और खरीफ। रबी खरीफ में कितनी बीज दर रहती है? सबसे पहले तो ये बात है बीज दर। उसके बाद में हम दूरी कितनी रखते हैं पौधे से पंक्ति की दूरी। और फिर इसका पौध प्रतिरोपण कब करते हैं, मतलब खेत में लगाने का समय क्या है। पौध प्रतिरोपण
मैंने कहा था अभी खेत में हम पौध प्रतिरोपण के लगभग 2 महीने पहले लगाते हैं इसको, लगभग 6 से 8 सप्ताह पहले। तो अब रबी की बीज दर तो है 10 से 12 किलोग्राम और खरीफ की है 12 से 15 किलोग्राम। दोनों में दूरी सेम रहती है, लगभग 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 सेंटीमीटर। और जब हम इसे खेत में लगाते हैं तो खेत में लगाने का समय रबी के अंदर तो है लगभग 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 दिसंबर से 15 जनवरी में लगाते हैं। और इसको लगाते हैं लगभग हम लोग जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त। अब आपको कोई पूछे नर्सरी कब तैयार करते हैं, तो लगभग 2 महीने पहले, लगभग जो है हम नवंबर के आसपास इसकी नर्सरी, अक्टूबर नवंबर में नर्सरी तैयार करते हैं, इसकी करते हैं लगभग हम लोग जून के आसपास, मई जून में, सही नहीं। तो नर्सरी का कभी भी पूछेंगे नर्सरी कब तैयार करनी, तो खेत में लगाते हैं उसके लगभग 1.5 महीने पहले करते हैं, जो भी सीजन उसकी है उससे लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने पहले। तो प्याज में ज्यादा टाइम लगता है तो लगभग 2 महीने पहले। प्याज की बीज दर भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। ओके, समझ गए। प्रश्न आएगा प्याज को कितनी नर्सरी की आवश्यकता होती है, तो 500 मीटर प्याज में कितने दिनों में खेत में लगाने लायक हो जाते हैं, बस। तो वो टाइम जो है थोड़ा देख लेना। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब आप में लिखो कौन से तत्व पाए जाते हैं, लिखो महत्वपूर्ण तत्व। प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ऐसे लिखो महत्वपूर्ण तत्व। ये बोर्ड पे लिखा है, उसको लिखने के बाद में लिखना है महत्वपूर्ण तत्व, कि कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण तत्व। ओके, अब लिखो कौन कौन से तत्व है। तत्व तुम्हें पहले से याद है, खैर नई बात नहीं है कोई भी। तत्व में सबसे पहले पता है क्या लिखोगे, लाल रंग। लिखो प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, प्याज का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन, जानते हो तुम एंथोसाइनिन। फिर आपको लिखना है प्याज का पीला या प्याज का गुलाबी रंग, प्याज का पीला या प्याज का गुलाबी रंग, जो कि होता है क्यूरसिटीन के कारण। याद रखना, इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्यूरसिटीन, क्यूरसिटीन। फिर लिखना आगे कि प्याज के अंदर तीखापन किसके कारण होता है, तुम बता सकते हो तीखापन क्या होता है, बताओ। बस, तो वही है एलाइल, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। स्टूडेंट्स, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण ऐसा होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से कवक प्रतिरोधी तत्व जिसको कह रहे हैं अपन, कवक प्रतिरोधी, उसका नाम क्या है, केटेचोल। कवक प्रतिरोधी तत्व है केटेचोल, कवक प्रतिरोधी तत्व है केटेचोल। कवक प्रतिरोधी है केटेचोल, जिसकी वजह से आंसू आते हैं, आंसू। तो जो इसके अंदर टीयर इंड्यूसिंग कंपाउंड होता है, टीयर इंड्यूसिंग, टीयर इंड्यूसिंग, यानी जिसकी वजह से आंसू आते हैं, तो आंसू वाला जो कंपाउंड है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिनल डाइसल्फाइड, प्रोपिनल, प्रोपिनल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीखापन वाला बात होगी, जैसे तीखापन है, कवक प्रतिरोधी है, पीला रंग है, ये चीज आ जाती है एग्जाम। ये पहले एक ही चैप्टर में सारी लिखा रखी है मैंने। सही नहीं, क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक, गाइस कुछ पढ़ा क्या आपने, कितने पेज हुए अभी तक 7-8 कहां से हो गए इधर तो छोटी छोटी 14 स्लाइड हुई बस।
है? 5 पेज कोई ज्यादा होते हैं क्या? बोलो एंथोसाइनिन, बोलो लाल रंग एंथोसाइनिन, पीला रंग क्यूरसिटीन, तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, कवक प्रतिरोधी केटेचोल, टीयर इंड्यूसिंग प्रोपिनल डाइसल्फाइड। अब टॉपिक बता क्या डालना? उन्नत किस्म। अब लिखो उन्नत किस्म है, घबराओ मत। सोमवार को तुम्हारी सुबह वाली क्लास कैंसिल कर देंगे बस। सोमवार को क्या फिर कंटिन्यू करनी पड़े? देखो कल तो और चलेगी, फिर नहीं चलेगी, फिर एक एक चल सकती। उसके पीछे कारण है मेरे एग्जाम पे 24 को, फिर 25, 26, 27, 28 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को। तो जब तक चलते रहते हैं, लेकिन यूं है कि भी अब जो है सो है। चलो लिखो इम्प्रूव्ड वैरायटी लिखो। उन्नत किस्मों में सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अच्छी किस्मों से। सबसे पहले लिखो पीले प्याज की किस्में। पीले प्याज की किस्में, पीले प्याज की कौन कौन सी किस्में हैं? आपको 2-3 बढ़िया बढ़िया किस्में लिखनी। सबसे पहले वाले लिखो अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। स्टूडेंट्स लिखो अर्ली ग्रेनो, अर्ली ग्रेनो। अर्का पीतांबर, अर्का पीतांबर, फूले स्वर्णा, अर्का पीतांबर, फूले स्वर्णा। सुपरवाइजर में ये आएगा अर्ली ग्रेनो कि अर्ली ग्रेनो किसकी किस्म है या पीले प्याज। सुपरवाइजर 2026 यूं आ सकता है कि भाई पीले प्याज वाली कौन सी, तो पीले प्याज वाली में आएगा अर्ली ग्रेनो। एक बात तो ये हो गई। फिर आपको लिखना आगे सफेद प्याज की किस्म। सफेद प्याज, सफेद प्याज की भी अनशंट किस्म है, तो सफेद प्याज की किस्म भी देख लो कौन कौन सी। ओके, रॉयल वाले चाहे तो एक दिन में पूरा कोर्स करवा सकते हैं, करवा दे, पर बस में है नहीं। अरे तो यही तो है बात भाई, रॉयल वाले कोई ऐसे थोड़ी समाज से हटके। रॉयल वालों का लेवल तो है, एक दिन में करा सकते हैं तुम्हारा कोर्स। तो हमारा एक क्रैश कोर्स भी चलेगा जो एग्जाम से 3 दिन पहले चालू होगा फिर हम एक दिन में करवा देंगे। सही नहीं है? 2 दिन, एक दिन में करा सकते हैं तो हम एक दिन में करा देंगे, और फिर एक दिन में, एक दिन तुम्हारा आना एक दिन जाना। सही नहीं? सफेद प्याज, सफेद प्याज की अच्छी अच्छी किस्में लिखो। सबसे पहले लिखो भीमा सुब्रा, भीमा सुब्रा, ऐसे लिखो गाइस, भीमा सुब्रा, भीमा श्वेता, भीमा सुब्रा, भीमा श्वेता, पूसा व्हाइट फ्लेट, पूसा व्हाइट फ्लेट, पूसा व्हाइट फ्लेट, अर्का पीता, सॉरी अर्का स्वादिष्ट, अर्का स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, अर्का स्वादिष्ट, पंजाब 48, पंजाब 48 एंड उदयपुर 102, उदयपुर 102 यानी 102। अब यहाँ बात यह है कि भाई भीमा सुब्रा सफेद प्याज की एक किस्म है। ये क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर में आया हुआ है, एफएसओ में। अर्ली ग्रेनो सुपरवाइजर में पहले भी आया हुआ है, इसलिए तुम्हारे भी और आ जाएगा, तो यह लिख दिया मैंने। पूसा व्हाइट फ्लेट जो है ना, ये फेमस वेराइटी, ये इसके सुखाने के लिए फेमस, सुखाने हेतु फेमस। पूसा व्हाइट फ्लेट के आगे लिखना है सुखाने हेतु फेमस। पूसा व्हाइट फ्लेट सुखाने हेतु फेमस है, सुखाने हेतु, फॉर डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन।
अब इसमें यूं है कि भाई सफेद किस्मों को ही हम प्रोसेसिंग के लिए काम में लेते हैं ज्यादातर। अभी हम बात करेंगे थोड़ा आगे। तो भीमा शुभ्रा हो गया, भीमा श्वेता, एक भीमा सफेद भी है, तो सफेद से वैसे पता चल जाएगा। इस उदयपुर सीरीज की कई किस्में, उदयपुर 101, उदयपुर 102, उदयपुर 103, 104 ऐसे करके। उदयपुर 102 सफेद प्याज की, बाकी उदयपुर की पूरी सीरीज लाल प्याज की। ठीक है, उदयपुर 102 जो है वो खाली सफेद प्याज की, बाकी सभी सफेद वो है। तो 102 से याद रखो, यूं याद रखो, सफेद प्याज 2, सफेद प्याज 2, क्या दो, सफेद प्याज दे दो, नहीं ऐसे। ये पूसा फाइट फ्लेट को सुखाते हैं। वैसे सुखाने के लिए सफेद प्याज की किस्में ही प्रसिद्ध है। बोलो, भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, पूसा व्हाइट फ्लेट, अर्का स्वादिष्ट, पंजाब 48, उदयपुर 102। तो पीले प्याज की होगी उसमें फेमस, सुपरवाइजर में तो ये आ गया, फिर भी एक और आ सकता है। अब लिखो आगे, अब लिखो खरीफ हेतु कि कौन से किस्में खरीफ में बोने के लिए फेमस। लिखो खरीफ हेतु, खरीफ हेतु लिखो। सबसे पहले लिखो एग्री फाउंड, लिखो एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, नासिक 53 या N53, N53, ये 3 किस्में हैं फेमस फेमस। इनमें से अर्का कल्याण आएगा सुपरवाइजर में, तो अर्का कल्याण फेमस वैरायटी होगी, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड। तो ये अर्का कल्याण जो है ये खरीफ के लिए फेमस है वैरायटी। वैसे तीनों फेमस है, लेकिन ये अर्का कल्याण थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें अभी आगे बढ़ेंगे, पहले लिखो फिर बताता हूँ आगे, कई चीजें और भी है। अब हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे रबी सीजन वाली कौन सी। तो वैसे तो ज्यादातर रबी वाली है बच्ची जो सब, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एग्री फाउंड लाइट रेड। देखो एग्री फाउंड लाइट रेड। अब ये एग्री फाउंड वाली किस्में कहां से निकलती, यही तो मैंने वो बताया था, नया सेंटर नहीं लिखाया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, वहां से निकलती है एग्री फाउंड वाली सब किस्म। तो एग्री फाउंड सीरीज की किस्में वहां से निकलती। अब आप लोग इन दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, एग्री फाउंड डार्क रेड में और लाइट रेड में, इसलिए आपको याद रखना डीके। क्या याद रखोगे, बोलो डार्क खरीफ, क्या याद रख सकते हो, डार्क से खरीफ याद रहेगा, क्योंकि ये लाइट में और डार्क में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए तुम्हें, सही नहीं। बोलो डार्क खरीफ, डीके, ओके। अब आपको लिखनी है रबी प्लस खरीफ दोनों के लिए। तो ऐसी वैरायटी जो खरीफ के लिए भी बोई जाती है और रबी के लिए भी, लिखो खरीफ प्लस रबी हेतु, दोनों ऋतुओं के लिए अच्छी वैरायटी, खरीफ प्लस रबी हेतु। तो खरीफ और रबी दोनों के लिए कौन सी वैरायटी है उस पर डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले लिखो इसमें अर्का प्रगति, अर्का प्रगति, फिर लिखना है आपको अर्का निकेतन, अर्का प्रगति, अर्का निकेतन, अर्का पीतांबर, अर्का पीतांबर। अब इसके बाद तुम्हें 2-4 किस्में पूछने वाला हूं मैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कौन सा है मामला। गुरुजी एलविस यादव को जानते हो क्या, जानता हूं ना, बदमाश हो तो अभी जेल से छूट गया क्या, उसको वो सांपों के जहर में पकड़ लिया था उसको। हाँ उसको, उसके क्या, वो सांप 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 का जहर बेचता था, ऐसा कुछ था वो एलविस यादव क्या। पार्टियों में नाचता था, और ये सांप के पार्टियों में नाचने वाला नहीं था, वही तो है एलविस यादव। सांप के जहर को इधर उधर व्यापार करता था, तो उस पर फिर वो धाराएं भी बहुत टाइट लगी थी। सांप के जहर का मतलब पर्यावरण जैव विविधता उल्लंघन वाले कानून लगे थे। सांप का जहर ड्रग है वो, सांप के जहर से ड्रग बनते हैं खतरनाक लेवल। तो वो सांप के जहर को ऐसे सांपों को मार मार के, तो उस पर लगा था केस, उस पर खतरनाक। फिर वाह है, अरे तो ये बड़ी जितने भी ये होते हैं आजकल छपरी लोग, तो वो इनका यही तो काम है,
कोई जहर है, कोई इस ड्रग कर रहा है, वो कोई गालियां निकाल रहा है। मैंने एक दिन क्लास में निंदा की थी गालियां निकालने वाले, तो उसको पकड़ लिया। वो इस आजकल शो नहीं आते गालियां निकालने वाले शो, तो वो अपने एक दिन आज के 2 महीने पहले अपन ने बात करी होगी क्लास में। तो मैंने हर क्लास में बोला था ये सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा, ध्यान क्यों नहीं जा रहा, ऐसी बातें चल रही तब तक तो ध्यान चलेगा। उसने ऐसा गंदा कमेंट किया। तो ये डोक रहा है जो गालियां निकाल रहा है, और उनके मिलियंस में फॉलोअर भी। अच्छी बात यह है कि जो गालियां निकालते हैं उनको नई जनरेशन पसंद भी कर रही। तो नई जनरेशन को तो जो सिखाओगे तो सीख जाएगी। भाई जो लड़का कोई पैदा हुआ, लड़का लड़की पैदा हुआ, धीरे धीरे स्कूल में बड़े हो, तो स्कूल में जो कल्चर है वही तो सीखेगा। तो ऐसे ही कल्चर है, गालियां निकालने को बड़ा आ रहा है, मजा आ गया, 2-4 गालियां निकाल रहे यार, क्या गालियां निकाली, तो अगली बार 2 नहीं सीख के आएगा। तो वैसे ही तो वो लड़की देखो कितना गंदा बोल रही थी, वो लड़की कितना गंदा बोल रही थी। इन सब के दांत टूट चुके हैं अभी। अब इनके दांत रोते फिर रहे हैं। एक तो गुम गया कहीं, अंडरग्राउंड हो गया, पता नहीं कि पुलिस ने उठा लिया होगा। महाराष्ट्र की साइबर टीम उस पर काम कर रही, मैंने बताया एक दिन, महाराष्ट्र साइबर पुलिस, उस उनमें जितने अभी तक के 30-40 एपिसोड आए उस, उन सभी एपिसोड को वापस देख रही कौन कौन जज आया उस, जो भी जज आया है उस जज ने कौन सी गाली वाली लाइन बोली, उन सबको जज को उठा रहे। तो सारे के सारे चुपते फिरे। वो भारतीय कॉमेडियन वो है, और ऐसे कई सारे आए थे उसमें, वो एक पूनम पांडे डिस्टर्ब, ये सब दिमाग से डिस्टर्ब लोग, इनका स्क्रू ढीला हुआ है, तो उनको खत्म लोगों को वहां बुला रहे। आगे लिखो आप। अगली वैरायटी लिखो, लास्ट लिखो, थ्रिप्स प्रतिरोधी। अगले किस्म लिखो, थ्रिप्स प्रतिरोधी। थ्रिप्स प्रतिरोधी में लिखो पूसा रत्नार, एक वैरायटी लिखो पूसा रत्नार। थ्रिप्स प्रतिरोधी में लिखो पूसा रत्नार, ठीक है, पूसा रत्नार। आशीष चंचलानी बच गया, वो उसका भी आ जाएगा, आशीष चंचलानी का भी नंबर, वो उसमें जज आया था, आशीष चंचलानी जानता हूँ उसको। दीपक कलालन, वो सही समय, और वो घूमता फिर रहा कौन सा है, रणदीप, रणदीप, रणदीप इलाहाबादियान। इनकी हालत खराब हो, इनके देखो तो कितनी गालियां निकाल, और लोग उसको पसंद कर रहे, जिस बात है आश्चर्यजनक। वो तो योगी नहीं है, योगी का शासन होता है ना यूपी में, तो अब तक तो सल्टा देते, इनकी कार पलटा देता। अब सही नहीं। लिखो नेक्स्ट, लिखो एक दो वैरायटी लास्ट, एक वैरायटी और लिख लो लास्ट, फिर आज आज के कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे 5 मिनट बाद। एक वैरायटी ऐसी है जिसको नई ब्रीडिंग की तकनीक से डेवलप किया है, उसका नाम है सेल्फिंग एंड मासिंग टेक्निक। सेल्फिंग एंड, एक नई तकनीक है ब्रीडिंग की, सेल्फिंग मासिंग टेक्निक, ये याद रख सको तो रखना, अच्छे एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेल्फिंग मासिंग टेक्निक बीज उत्पादन की तकनीक है, और ये ब्रीडिंग की तकनीक है, प्याज में अपनाई जाती है। इससे एक वैरायटी बनाई है पूसा माधवी। सेल्फिंग मासिंग टेक्निक के द्वारा विकसित किस्म जिसका नाम है पूसा माधवी, ठीक है, पूसा माधवी। सेल्फिंग मासिंग एक टेक्निक है जिसमें एक साल बीज से उगाते हैं, अगले साल कंद से उगाते हैं, उसी फसल को बीज से कंद से 6 साल तक उगाते हैं, उसके बाद में नई वैरायटी बनती है। तो पूसा माधवी नाम है, सेल्फिंग मासिंग टेक्निक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जॉन बताया ना, जॉन, जॉन और मन, दो करके साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये सेल्फिंग मासिंग टेक्निक डेवलप करी। अब एक दो किस्में और है लास्ट, यहां तक डन। ये किसी को छूट रहा है क्या? अब एक वैरायटी लिखो उसमें, पूसा सौम्या, पूसा सौम्या, पूसा सौम्या एक वैरायटी है। ये फर्स्ट बंचिंग वैरायटी, गुच्छे में प्याज लगते हैं, फर्स्ट बंचिंग वैरायटी, फर्स्ट फर्स्ट बंचिंग वैरायटी सौम्या। सौम्या नहीं, सोनिया भी होता है, जैसे मेरे को मेरे गांव में बोलते हैं सोनिया, सोनू को सोनिया बोलते, सोनिया बोलते हैं। सोनिया नहीं, सोनिया तो फिर लड़कियां हो जाती, सोनिया, खाली सोनिया, ए सोनिया किधर जा रही है, ऐसे बोल, सबको बोलते हैं। जैसे जगदीशो को बोलते जगदीशो, रमेश को रमेशो, जग्गा बोस, जग्गा बोस जानते हो, जग्गा बोस ये हमारे उधर के हैं सब। आगे बढ़े। अब एक वैरायटी, 2-3 और बस लिखो, अर्का बिंदु। बस अब हिम्मत मत हारो, 2 मिनट बस खाली। अर्का बिंदु, पूसा रेड, पूसा रेड,
अर्का बिंदु पूसा रेट, नासिक रेट, पूसा रेट, नासिक रेट, पटना रेट, पटना रेट, अर्का बिंदु, पूसा रेट, नासिक रेट, पटना रेट। जब पूसा रेट भी एक अच्छी किस्म है, अर्का बिंदु तो है ही है, खैर पूसा रेट है, ये फर्स्ट बंचिंग है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सुपरवाइजर में क्या आएगा जो तुम्हें बता ही दिया है, तो टेंशन तो है नहीं। तो ये बच्ची भी अच्छी अच्छी किस्म है, ठीक है। बोलो, अर्का बिंदु, पूसा रेट, नासिक रेट, पटना रेट, अर्का कीर्तिमान। अब मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो, अर्का कीर्तिमान। एक वैरायटी पता नहीं किसकी है, मैं लिख तो रहा हूं, अर्का विश्वास, अर्का विश्वास, और एक है पूसा विश्वास। पूसा विश्वास तो तुम्हें पता है, कद्दू। पूसा विश्वास तो कद्दू की किस्म है, और अर्का विश्वास प्याज की हो सकती है कि मतलब लिख लो, मैंने बोल दिया इसका मतलब हो भी सकती। मैं चेक कर लेता हूं ना अभी। यहाँ तो इंटरनेट चलता नहीं, तो अपन लिख देते हैं, क्या लिखना था रे? अर्का विश्वास वैरायटी। वैरायटी ऑफ अर्का विश्वास, लाल प्याज की किस्म, लाल प्याज, प्याज की, ये सही लिखा मैंने। अभी तुम दुकान बंद करना चालू कर दिया क्या तुमने? अब लिखो रोग और कीट। आज अपन ने कोई कम चीजें नहीं पढ़ी, उसके पीछे कारण है, आप साथ में लिख रहे हो इसलिए, उससे क्या थोड़ा ठीक रहता है। जहां समझाने की ज्यादा बातें नहीं है उसको अपन फटाफट लिख लेते हैं, नहीं तो पहले मैं लिखूंगा फिर तुम लिखोगे तो थोड़ा टाइम लगे। तो अपन उसको बैलेंस वे में चल रहे हैं अभी, ज्यादा लोड, ज्यादा जोर थोड़ी आ रहा है, जोर भी नहीं आ रहा और सही चल रहा मामला। ये मैटर बहुत बढ़िया है, तुम एक छोटी मोटी चीज नहीं पढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छी बातें पढ़ रहे हैं अपन। जाना नहीं है अभी, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, हाँ गर्ल्स जाओ उधर से। तारीख बताओ।